श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ टेम्पल सानन। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर पेश है ये खास प्रस्तुति, लेकिन सबसे पहले कोरोना रोकथाम को लेकर ये जरूरी संदेश। कोरोना कम जरूर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ। प्रदेश भर में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य में 3 लाख से अधिक बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। आप सभी से हमारी अपील है कि अपने बच्चों का कोविड टीकाकरण जरूर कराएं और कोविड से सुरक्षित रहने के लिए इन 4 उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें, पूर्ण टीकाकरण कराएं। श्रोताओं, वनों का संरक्षण हमारे लिए बेहद जरूरी है। वनों के बिना हम मानव जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। लोगों को इसके संरक्षण के लिए जागरूक करने के लिए 21 मार्च को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 28 नवंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। इस वर्ष इसकी थीम फॉरेस्ट रेस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग है। बीते कुछ वर्षों से जिस प्रकार बिना सोचे समझे वनों की कटाई की जा रही है, उसे देखते हुए इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि जल्द ही हमें इसके भयावह परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में 21 मार्च का ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन विश्व भर में वनों और पेड़ों से संबंधित गतिविधियों का आयोजन करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार जंगल एक ऐसा जीवित समुदाय होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीट पतंगे एक दूसरे पर निर्भर होकर अपना जीवन बिताते हैं। किसी वयस्क व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, वह उसे 16 बड़े बड़े पेड़ों से मिल सकती है। लेकिन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से उनकी संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। पृथ्वी को इस घोर संकट से बचाने के लिए विश्व की जनसंख्या अगर एक पेड़ लगाए तो पृथ्वी को फिर से हरा भरा बनाया जा सकता है। हमने अपने लाभ के लिए पेड़ काट दिए, लेकिन जंगल कुदरत द्वारा दिए गए वे उपहार हैं जो हमें जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन देते हैं। जलवायु परिवर्तन जैसी तमाम समस्याओं से बचने के लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। मानव जिस निर्ममता से पृथ्वी को जंगल विहीन कर रहा है, उसे देखकर लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में जंगल संग्रहालय की वस्तु बनकर रह जाएंगे। अतः हमें हर हाल में जंगलों को बचाने एवं ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता है। और अब प्रस्तुत है आजादी के अमृत महोत्सव पर आज की विशेष प्रस्तुति। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। भारत की स्वतंत्रता के प्रथम संघर्ष के दौरान अंग्रेजों ने 21 मार्च 1858 को लखनऊ की घेराबंदी तोड़ने में सफलता पाई थी। स्वतंत्रता सेनानी अहमदुल्ला शाह और उनके 1200 सैनिक शहर के मध्य में किलेबंद मकान से बाहर निकाले गए। इस अंतिम किलेबंदी के खत्म होते ही ब्रिटिश सेना अवध राज्य में संगठित स्वाधीनता संघर्ष को कुचलने में कामयाब हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध को 1856 में अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया था। मई 1857 में जब देश का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हुआ तो भारत के कई क्षेत्रों में ब्रिटिश आधिपत्य को चुनौती दी गई, लेकिन विशेष रूप से अवध में अंग्रेजों को सशक्त चुनौती मिली, जहां सत्ता से बेदखल शासकों और जमींदारों ने विद्रोही सैनिकों से हाथ मिला लिया था।
लखनऊ में 1 जुलाई से 26 नवंबर 1857 तक ब्रिटिश सेना शहर के उत्तरी क्षेत्र में रेजिडेंसी की किलेबंदी के समक्ष डटी रही। सर्दी के दौरान अंग्रेज दिल्ली और कलकत्ता के साथ संचार स्थापित करने में कामयाब हुए। उन्हें अधिक सैन्य सहायता भी मिली और उन्होंने परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला भी सुदृढ़ बना ली। 11 मार्च 1858 को बेगम कोठी के लिए भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें 600-700 स्वाधीनता सेनानी शहीद हुए। 14 मार्च को अंग्रेजों ने कैसरबाग क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसके रक्षकों ने बिना किसी कठिनाई के उस पर पुनः अधिकार कर लिया। 16 मार्च 1858 को अंग्रेजों ने रेजिडेंसी पर चढ़ाई कर दी और बेगम हजरत महल तथा उनके पुत्र बिरजिस कद्र को महल से निकाला गया। 21 मार्च को शहर के मध्य में किलेबंद मकान को भी स्वाधीनता सेनानियों से पूरी तरह खाली करा लिया गया और अंग्रेजों ने शहर को विद्रोही गतिविधियों से पूरी तरह मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया। आज हम क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी प्रफुल्ल नलिनी ब्रह्मो का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्हें ब्रिटिश अधिकारी स्टीवंस की हत्या के संबंध में 21 मार्च 1932 को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। उठो गो भारत लक्ष्मी, उठो आजी जगत जनपूजा। प्रफुल्ल का जन्म 1914 में बंगाल के कोमिल्ला गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वे राष्ट्रवादी वकील रजनीकांत ब्रह्मो की बेटी थीं, जिन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी थी। अखिल नंदी के साथ लंबी चर्चा के बाद प्रफुल्ल नलिनी कोमिल्ला के जुगांतर समूह में भर्ती होने वाली पहली लड़की बनी। प्रफुल्ल नंदी को अपनी इच्छा और क्रांतिकारी कार्य करने की क्षमता के बारे में समझाने में सफल रहीं। नलिनी को जिले में क्रांतिकारी समूह की महिला इकाई संगठित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रफुल्ल ने शीघ्र ही स्कूल की अपनी सहेलियों शांति घोष और सुनीति चौधरी को भर्ती करके अपनी क्षमता सिद्ध कर दी। वे दोनों बाद में प्रसिद्ध क्रांतिकारी बनी। इसके बाद कोमिल्ला के जुगांतर समूह की महिला इकाई का विस्तार करते हुए त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट विमेंस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। प्रफुल्ल को संगठन की अध्यक्ष और शांति को सचिव बनाया गया। स्टीवेंस की हत्या के आरोप में गिरफ्तारी के बाद प्रफुल्ल को कोमिल्ला जेल में बंद कर दिया गया। बाद में सबूतों के अभाव में उन्हें नजरबंद किया गया। 30 मई 1932 को उन्हें हिजली जेल भेज दिया गया। अप्रैल 1936 में प्रफुल्ल को रिहा कर दिया गया और उनके गांव के घर में ही नजरबंद कर दिया गया। नजरबंदी के दौरान प्रफुल्ल को अपेंडिसाइटिस हो गई। नजरबंदी के नियमों के अनुसार केवल स्थानीय पुलिस अधिकारी की अनुमति के बाद ही नजरबंद व्यक्ति डॉक्टर से परामर्श ले सकता था। ये व्यवस्था रोगी के लिए बहुत असुविधाजनक थी, क्योंकि अधिकारी हमेशा आसानी से उपलब्ध नहीं होता था। प्रफुल्ल के मामले में भी ठीक वैसा ही हुआ। पुलिस अधिकारी की अनुमति के बाद जब तक उनके पिताजी डॉक्टर को लाए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और 22 फरवरी 1937 को प्रफुल्ल का निधन हो गया। महान स्वतंत्रता सेनानी को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आजादी के अमृत महोत्सव पर आज की विशेष प्रस्तुति। प्रदेश भर में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य में 3 लाख से अधिक बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। आप सभी से हमारी अपील है कि अपने बच्चों का कोविड टीकाकरण जरूर कराएं और कोविड से सुरक्षित रहने के लिए इन 4 उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें, पूर्ण टीकाकरण कराएं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी डिम्पल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।